मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि यही वो सरजमीन है कोचा धमन की जिन्होंने आज उस मकाम तक पहुंचाया। आज अल्लाह का शुक्र है, बिहार के बड़ी आबादी के दरमियान में उनके मसाइल की आवाज अगर इस खादिम को उठाने का मौका मिला है तो उसका सेहरा कोचा धमन की सरजमीन को जाता है। आज ठाकुरगंज में या पूर्णिया में जो पहचान बनी है, यकीनन है कि उसकी जड़ आप रहे हैं। मेरे इलेक्शन और मेरे सियासी मामला से आप बखूबी वाकिफ हैं। मौजूदा वक्त सियासत तो कई वजह से करते हैं। किसी के पास दौलत है तो शोहरत के खातिर, किसी के पास अगर शोहरत है तो दौलत के खातिर, दौलत है तो शोहरत के खातिर, चतुराई है तो ठेकेदार के खातिर, और बहुत सारे किस्म की सियासत करते हैं। सियासत को लोगों ने आज दलाली बना लिया है और सियासत को लोगों ने आज डाकुओं के फन से आरास्ता कर लुटेरे हैं। हम तो ये देखते हैं कि सियासत में आने से इंसान का अपना कारोबार थम जाता है, अपने घर की जिम्मेदारियां आदमी भूल जाता है और अपने घर के लोगों तक का वक्त उनके पास नहीं होता। लेकिन ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो सियासत में आते ही रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, कई कई जगह खरीदारियां हो जाती हैं, कई कई जगह मकान बन जाते हैं। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढिए कि डाकू में और ऐसे रहनुमाओं में क्या फर्क है। और यही लड़ाई हमने पूरे बिहार में की है और बहुत सारे बुजुर्ग लीडरों को यह कहना पड़ा है कि अख्तर ईमान तुमने आकर सियासत के मंच के गुफ्तगू के अंदाज को तब्दील कर दिया है। मैं सियासत को खिदमत समझता हूं, मैं सियासत को अमानत समझता हूं और सियासत को मैं दुनिया की भी और आखिरत की भी जवाबदेही का एहसास समझता हूं। उसी जज्बे के साथ सियासत करता हूं। अभी भाई जनाब नाजिर साहब ने एक बात कही कि हमारा नेता सीधा है। यकीनन है कि सदाकत और सीधापन ये शरीफ इंसानों की अलामत है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने हमें तालीम दी है, बज़्म यारा हो तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोगी। आप क्या समझते हो, अगर दारोगा बनकर कोई आ जाए तो अपनी माँ बाप के लिए भी दारोगा होगा क्या, अपने खानदान के लिए भी दारोगा क्या होगा? वो डाकुओं के कमर में रस्सी लगाने वाला होगा, शरीफों के दरमियान में नर्म होगा। यकीनन है कि माँ बाप ने जो तरबियत दी है, असातिज़ा से जो तरबियत पाई है, बात को सलीके से कहना चाहता हूं और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हकीमाना तौर पर मुमकिन है कहीं नजरअंदाज किया होगा, लेकिन जालिमों से आज तक हमने समझौता नहीं किया है। आपने इस इलाके में बड़े बहादुर लीडर देखे हैं, लेकिन बता दीजिए कि वक्त के वजीर आला के साथ किसी को लड़ते हुए देखा है? लड़ते हुए अगर किसी को देखा है तो इसे सीधे नेता को देखा है, जिसे आप सीधा कहते हैं। अगर अफसरों से लड़ते हुए देखा है तो इसी सीधे नेता को देखा है जिसको आप समझते हैं। हाँ, यकीनन है कुछ कमीनों ने, कुछ लुटेरों ने, कुछ बदतमीज लोगों ने, जिनके रग रग में दलाली है, उन्होंने लूट कर पैसों को, हमारे लोगों को जो वरगलाया है, हमारे नौजवानों को भटकाया है। तो आप कभी कभी इंसान हैं, इनसे वक्ती तौर पर आपको परेशानी हो जाती है कि मेरे नेता को तो लोग गालियां भी दे देता है, एक नेता ऐसा गुंडागर्दी करता है लेकिन उस पर उंगलियां नहीं उठाता। यकीनन मैं समझता हूं कि देखो, मैं आज अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, सड़क पर गोबर भी है और सड़क पर टोपी भी है। एक राह चलता हुआ इंसान पांव दोनों पर नहीं रखता है, टोपी पर भी नहीं रखता, गोबर पर भी नहीं रखता। तो आप क्या कहेंगे कि गोबर भी टोपी के बराबर हो गया? नहीं, गोबर पर नफरत से नहीं रखता और टोपी पर एहतराम से नहीं रखता। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तर ईमान से लोग मोहब्बत करते हैं, अखलाक की वजह से मुझसे डरता नहीं है। डरता है तो गोबर के छींटों से डरता है। आप परेशान मत होइए नादिर साहब, आप परेशान मत होइए राहत साहब। आज अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम लोगों ने सियासत को नया रुख नहीं दिया होता तो आप मुझे बता दीजिए, इस इलाके में बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, लेकिन क्या 2 आदमी को भी एमएलए, 4 आदमी को भी एमएलए बना सका है? लेकिन यही पार्टी की सदाकत रही जिसकी बुनियाद पर न सीमांचल से आवाज उठी, बल्कि 75 साल के दरमियान में माइनॉरिटी की कयादत में कोई पार्टी अगर असेंबली में पहुंची है तो अख्तर ईमान की कयादत पर पहुंची है और एमआईएम और आपकी मोहब्बत से पहुंची है। इसलिए हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। शेर का शिकारी कभी बिच्छू के काटने से परेशान नहीं होता। मैं देखता हूं इस वक्त पूरे बिहार में जो मुसलमानों के साथ
जो दलितों के साथ और विशेषकर सीमांचल के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हुआ है, मैं उसके लिए लोगों के जहन तैयार कर रहा हूं, सवाल कराना सिखा रहा हूं। क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत ने पूरे हिंदुस्तान में कमजोरों की जबान में जबान दी है और अख्तुल-ईमान की खिदमत से इनकार नहीं कर सकता कि सीमांचल के हक और हुकूक को डाटा के साथ अगर किसी ने असेंबली में उठाने का काम किया है, इससे पहले किसी माई के लाल ने नहीं किया है। अभी होगा। कई बार हमारे डॉक्टर परवेज साहब है, अक्सर अखबार सुना, पाक सुना के कहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अख्तर साहब वो ऐसी बात है, देखिए हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी ताजा तरीन बात आपको कह रहे हैं, अभी 6 महीने पहले आपके घर घर जाकर मास्टर लोगों ने जाकर आपके सर्वे करने का काम किया था। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, आप वाकई में उससे, और आपको पता नहीं इस वक्त कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत को जाति आधारित गणना ने मुतासिर किया है। दिल्ली की पार्टियों की चूल्हे हिल गई है। यकीनन है कि अल्लाह कभी दुश्मनों से भी अच्छा काम ले लेता है। और क्या क्या नीतीश कुमार जो कभी कमंडल का राजनीति करता रहा, भाजपा के साथ जाता रहा, कल भी उनके आदमी ने बयान दिया है दिल्ली में विधानसभा के स्पीकर ने, विधान परिषद के, कि नीतीश बाबू अगर भाजपा में जाए तो आप जाएंगे? नीतीश बाबू जहां जाएंगे हम लोग तैयार हैं। ये भाजपा को घर घर मजबूत किया, आरएसएस को इन्होंने मजबूत किया। जब इनकी अपनी नहीं बनी तो कमंडल कहते हैं उसको, मंदिर मस्जिद की लड़ाई को। और कमंडल के बदले में मंडल कमीशन का मामला लोग लाते हैं। उन्होंने जाति का सहारा लिया कि हम जात में बात कर लोगों को वोट लेंगे। यकीनन चतुराई तो उनके पास है। उस चतुराई के तहत आज अपने जाल में खुद ही फंस रहा है। जवाब दे। आज पूरे बिहार में आपने जाति आधारित गणना बनाया किया, लेकिन हमारे लिए कोई खबर नहीं है। अखबार वाले 2023 के गुजरने के जो वाकयात पेश करते हैं, उन 2023 के गुजरने के आंतरिक वाकयात में जाति आधारित गणना को शामिल करते हैं। आधा घंटा के लिए अमित शाह आता है पटना और जाति आधारित गणना पर बात करता है, लेकिन हमारे बड़े बड़ों को पता नहीं है कि जाति आधारित गणना में क्या लिखा हुआ है। जाति आधारित गणना में क्या हुआ? बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई और 13 करोड़ आबादी में मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी हुई 2 करोड़ 31 लाख। 2 करोड़ 31 लाख लोगों ने टैक्स दिया, 13 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया। इस 13 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार का बजट तैयार होता है, उसी से पुल पुलिया, सड़कें, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल बनते हैं, उसी से नौकरियां बनती है। आपकी आंखें खुद खुली हुई है कि आपके अच्छे स्कूल नहीं, आपके अच्छे हॉस्पिटल नहीं, आपकी नदियां आज भी पुल से महरूम, आज की बस्तियां आज भी सड़कों से महरूम। लेकिन सरकारी नौकरी के आंकड़े में दिखा रहा हूं, जिसकी गिनती आपके पास नहीं है। ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं। गिनती क्या है? बिहार में 13 करोड़ लोगों पर शासन प्रशासन करने के लिए 20,49,370 सरकारी चाकर है। यकीन है उस 20 लाख में हमारा हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी बात को आए हमारे प्रमुख दयानंद जी, बात रखनी थी इनको। मामला यह है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं और मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस इलाके के दलित हिंदुओं का, इस इलाके के पिछड़े हिंदुओं का जो हसर है, आज उनका हसर आरा छपरा में इस तरह का नहीं है। आरा छपरा में उनको इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता, लेकिन क्वेरी कुर्मियों ने अपनी इज्जत पैदा कर ली। कैसा किया है आपको मैं अब रिपोर्ट बता रहा हूं कि आप सबके पैसे से, हमारे सबके पैसे से सरकार चलती है, और सरकार टैक्स हटा दे तो 100 का माल 50 रुपए में आपको मिलेगा। आपके कमाई, आपका बेटा दिल्ली में घर बनाता है, 7 मंजिला इमारत से गिरता है और हड्डी पसली एक हो जाती है। आपका बेटा सऊदीया में जाता है, वहां पर गाड़ी के नीचे दब जाता है। वो जो पैसा कमा के वहां से भेजता है, उनके पैसे में 100 रुपए में 30 रुपए बिहार सरकार को और 20 रुपए दिल्ली की सरकार को जाता है, और उसी से सारा सरकारी कामकाज चलता है। ये जो 20 लाख नौकर है सरकारी, इस 20 लाख नौकर में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं बरमन भाई की आबादी कितनी है। बरमन भाई की आबादी बिहार में 46 लाख, और 46 लाख की नौकरी का हिस्सा होता है लगभग 72,000।
और उनको नौकरी मिली 1,72,000। राजपूत भाइयों का हिस्सा होता 58,000, उनको मिली नौकरी 1.5 लाख। इसी तरह से भूमिहार भाइयों की आबादी हिस्सेदारी होती है लगभग वही 50 से 60 लाख, उनको नौकरी मिल रही है 1,80,000। आपको मैं बता दूं, कोयरी कुर्मी की हिस्सेदारी से 2.5 गुना ज्यादा उनको नौकरी मिल रही है। लेकिन मुसलमानों को 2,31,00,000 मुसलमानों के वाजिब हिस्सेदारी होती है 3,66,000 की। कितनी? 3,66,000 की। औरों को मिला 2 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना तक ज्यादा, और मुसलमानों को मिला 3,66,000 की जगह पर 1,72,000। मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी चली गई। सुरजापुरी की आबादी है 34.5 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, मिली सिर्फ 15,000। कुलैया भाइयों की आबादी है 12 लाख, नौकरियों में हिस्सेदारी होती है 19,000, मिली सिर्फ 6,000। शेरशाह भाइयों की आबादी है 13 लाख, नौकरियों में हिस्सेदारी होती है 21,000, मिली सिर्फ 5,500। ये बातें तो आई, रिपोर्ट सबने पढ़ी, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को यह बताए कि मेरी हकमारी हुई है। अगर ये हिम्मत भी किसी की हुई तो आपके बेटे अख्तर ईमान की हुई कि पट्टा ने उसे सिर्फ सीख कर बताया कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये आपने हमको ताकत दी है। अल्लाह का शुक्र है, जालिमों को देखकर, इन जालिम हुक्मरानों को देखकर असेंबली में लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन आपका बेटा, जिसे आप लोग शरीफ कहते हैं, तो इतना शरीर है कि अपनी शरारत की वजह से असेंबली से निकाला जाता है। मेरे भाई, किसके लिए? अरे वह कितनी से नहीं कहे मैंने कितनी कुर्बानियां दी है। इन दलालों के बच्चों से पूछो कि आज थोड़े दिन के लिए हटे हो अभी तो तड़प रहे हो बिन पानी की मछली की तरह। अख्तर ईमान के सामने में 2019 में भी नीतीश कुमार ने मुझे टिकट देने के लिए भेजा। मैंने कहा कि अरे कुछ दिमाग है आपने का। जाहिद शमसी साहब इंतकाल कर गए बेचारे, उन्हीं के यहां मुझे बुलाया गया। जाहिद शमसी साहब ने मुझे बुलाया कि अख्तर साहब, चीफ मिनिस्टर के यहां से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सियासी मामला है, इसलिए आपका जाना ठीक नहीं होगा, मेरे यहां ये चाय पीजिए। गया तो यही कहा गया कि 2009 में मेरे तरफ से टिकट लीजिए, पार्टी पूरा फाइनेंस करेगी, आप इलेक्शन लड़िए। मैंने कहा कि भैया आप लोग को कुछ होश वगैरह है? असेंबली में बीजेपी के खिलाफ सबसे कौन बोलता है? बोला आप बोलते हैं। तो मैंने कहा बीजेपी के साथ बैठे हुए हो, मैं इतना बेजमीन हूं कि मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ, मैं आपके साथ इलेक्शन लड़ने जाऊंगा? मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता ऐसी पार्टियों में। और दूसरा जुमला मैंने कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब मेरे सियासी उस्ताद है, उनके खिलाफ मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुंह बनाकर चले गए। 2014 में जब हम लोगों ने कोशिश की, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, सम्राट चौधरी साहब थे, सब लोगों ने मिलकर कोशिश की और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की मीटिंग हुई कि साहब अभी राजद में 21 है, लालू जी को राजद की सरकार आने में 121 चाहिए, अभी वो दिन ऐसा लगता नहीं है, मजबूरी में भी काम करती है पार्टियां, चलिए हम लोग जदयू से हम लोग अपना कुछ काम करवाते हैं। मैंने और सारे लोगों ने मशवरा किया, जदयू को गया भाजपा से अलग करने में हम लोगों ने वादा किया। और उसके बाद जदयू ने मुझे टिकट दिया और क्या कहा, जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने कहा मुझे रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। यही यकीन दिलाया गया कि अख्तर साहब रिपोर्ट आ रही है कि पार्लियामेंट में आप जीत जाएंगे, और पार्लियामेंट में नहीं भी जीते तो 4 आदमी आप लोग रह गए हैं, सम्राट चौधरी, जावेद अग्रवाल अंसारी, राम लखन नमन और अख्तर ईमान। अगर आप नहीं भी जीतेंगे तो चारों से वादा किया जाता है कि हम एमएलसी बनाकर चारों को मिनिस्टर बना देंगे। जो लोग जानते हैं, जो लोग बिहार की सियासत पर खबर है, आंखें उठाकर देखिए, इन तीनों को वजीर बनाया गया, राम लखन नमन भी, जावेद अग्रवाल अंसारी भी, सम्राट चौधरी भी। अगर अख्तर ईमान इन लालची कुत्तों की तरह होता जो गलियों में फिर रहा है तो अख्तर ईमान वजीर बनकर बैठ जाता, आपकी फिक्र नहीं करता। मैंने वजारत की कुर्सी भी, मैं हार भी जाता, उसके बावजूद भी वजीर बनता, लेकिन परवाह नहीं की। मैंने जिस वक्त जदयू को छोड़ा, मैं समझ रहा था कि जदयू का रिश्ता गांव के उस बदअखलाक इंसान की तरह है जो तलाशशुदा बीवी से भी रिश्ता कायम रखना चाहता है। और इनका हाल यही था, एक वक्त मुझको खड़ा कर दिया इसने और बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा था।
मैंने देख लिया, लोगों ने कहा अख्तर ईमान ने बड़ा घाटे का सौदा किया, सियासत जोश से नहीं होता है। मैंने कहा मैं वो सियासत नहीं करता हूं जो मुझे बेवसूल बना दे। और आपको पता होगा कि गठबंधन के नाम पर 2015 में नीतीश कुमार ने वोट लिया, 18 महीने के बाद जाके बीजेपी के गोद में बैठा या नहीं? जो कुछ 18 महीना बाद को हुआ, अख्तर ईमान ने 18 महीना पहले महसूस कर लिया था कि बीजेपी में जा सकता है और इसका कोई ठिकाना नहीं कि इसको बीजेपी में चला जाए। और मैंने उसका दामन छोड़ दिया। मेरे सामने में ऐसा मुसाफिर था जो कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन मुझे कोई उसकी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि जो वक्त हमने गुजारा था, अल्लाह का शुक्र है कि वह वक्त हमने कौम की खिदमत में गुजारा। आज कोचाधामन की सड़कें, गलियां, यहाँ पुल पुलिये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि दोस्तों के जमाने में क्या काम हुआ है और अख्तर ईमान के जमाने में क्या काम हुआ है। यही हमारे दादी के लोग थे। तस्लीमुद्दीन साहब को रोका था, बोला यह पुल बनाना होगा। तस्लीमुद्दीन साहब ने हाँ हुक्म कह दिया और बोला देखो तेरा में पुल है, यहाँ कैसे पुल बनेगा। और उस वक्त सुंदरबाड़ी से सड़क हमने सेंक्शन करवाया और जब पुल बनाने का नौबत आई तो हमने कहा नहीं ताती में अभी पुल हम अपना सेंक्शन करवा देते हैं, वो तो सड़क बन रही है, उसका पुल देर से देर बनना ही पड़ेगा। 2 साल बाद ताती का वो घाट में पुल बना, लेकिन अख्तर ईमान ने यहाँ पुल बनवा कर दिखवा दिया। आपको बताएंगे ये लोग कहते हैं क्या करते हैं? अरे मैं तो कहता हूं इन गोंगों को आवाज अख्तर ईमान ने सिखाई। अगर मैं चाहता तो उसको मुजाहिद का टिकट करवा देता, लेकिन हम लोग बेवसूलों के बच्चे नहीं है। हम लोग जिनको वादा करते हैं उनसे वादा करते हैं। इलाहा एसपी साहब का टिकट हमने फाइनल किया 8 सितंबर को। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बेटी की शादी थी, दावत हुई, हम लोग वहां गए। जब 13वीं तारीख को हम लोग वहां से आ रहे हैं तो मुलाकात करने के लिए गए बिहार की सियासत पर। तो मैंने कहा सर मैं तो एमपी लड़ा हूं, अब एमएलए नहीं लड़ूंगा। आपने कहा था मुझे कि बिहार के बारे में आप फैसला कीजिए। हमने 1-2 जगह नुमाइंदा तय कर दिया है और हम अब की बार इलेक्शन ले लड़ेंगे। कहा आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। बोले नहीं आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो 8 तारीख को अपने इलाके में तो जब हमने टिकट भी फाइनल कर दिया। कहा टिकट फाइनल कर दिया आपने? तो मैंने कहा आप नहीं जाए दूसरी। कहा कि नहीं आप तय कीजिए जहां से इलेक्शन लड़िएगा लड़िए, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़िएगा तो मैं 1 सीट पर भी बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। मैं पट्टा लौटा और कहा भाइयों से कि जरा पता लगाओ, जिम्मेदार साथियों से। इन लोगों ने पता लगा 17वीं तारीख को मेरे यहाँ अमर बैसा के इतने लोग आ गए कि उन बेचारों ने जितना हमें यकीन दिलाया उससे ज्यादा हमें वोट इज्जत देने का काम किया। ये भी उसमें बड़ा रोल आपका रहा है। लेकिन मैंने इजहार को बुला कर ये भी नहीं कहा इजहार भाई को कि इजहार भाई हम आपका टिकट नहीं, अब इस हिसाब से लड़ने के लिए कहते हैं। मैं उस समान वाले इंसान का बच्चा हूं कि अपनी जगह छोड़ सकता हूं। दूसरी बार नौबत भी आई तो मैंने कोचाधामन की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, चूंकि मैंने एक शख्स को जबान दे दिया था। और ये लोग जो लोग कहते हैं बीजेपी का हाथ मजबूत करो, जो लोग कल तक कह रहे थे कि अलीगढ़ की जमीन दे दी है, तहरीक चलाने की क्या जरूरत? अलीगढ़ की जमीन के चले वो लड़े थे तो अलीगढ़ की तहरीक के ऊपर मुकदमा हुआ और आज जाकर लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं हम भी फाइल किए हैं अलीगढ़ के लिए। यकीन जानो अख्तर ईमान ने जो लकीर खींची है उस पर तुम्हारी नस्लों को चलना मजबूरी है अगर तुम समाज में इज्जत पैदा करना चाहते हो। यही वजह है कि अलीगढ़ का नाम उठवा लेना पड़ रहा है। आपको इन तमाम तथ्यों को संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। फिर अभी ये जब 5 हम लोग जीत के गए, लालू जी ने बार बार फोन किया, शहनवाज को बार बार फोन करते रहे, मेरे जोगी को शहनवाज साहब हमको कहते हैं। अवैसी साहब से बात करने के तैयार हुए, अवैसी साहब ने बात नहीं किया। अवैसी साहब से मैं बात करके आया तो मैं अपने कोचाधामन के लोगों को गवाह रखता हूं कि मैंने लालू जी को कहा कि सर अवैसी साहब ने कह दिया है कि 118 आप लेके आइए, हम 5 मिलकर के आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हमको वजारत की कोई कुर्सी नहीं चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो सीमांचल का हक चाहिए। हम दूसरे लोग वजीर के लड़ते हैं और आपका बेटा सीमांचल के तकदीर और तस्वीर के बदलने की लड़ाई लड़ता है। चलिए उनकी हुकूमत नहीं बन पाई, हाउस में उनका साथ दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये पाछो भागने लगे, पहले हम पर डोरा डालने लगे, लेकिन मायूस हो गए कि अख्तर ईमान को कहना भी बेकार है, उसका कदम नहीं हिल सकता। इन तीनों को तोड़ा गया, फिर 4 को तोड़ा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा, फोन पे कहा, घर पे गया काम से पैरवी के लिए।